सभी को नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। 12th क्लास में जैसे कि चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, तो उस पे एक टॉपिक है कि आपातकाल के बाद की क्या राजनीति थी। पिछली वीडियो में हमने जाना कि आपातकाल लगने के कारण क्या थे, आपातकाल के दौरान क्या क्या ज्यादतियां की गई। फिर हमने एक वीडियो में जाना था कि आपातकाल से हमें क्या सबक सीखे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपातकाल के बाद की राजनीति क्या रही, मतलब जब आपातकाल खत्म हो गया उसके बाद की क्या स्थिति थी, वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपातकाल के बाद क्या राजनीति रही। बच्चों आप ये लाइन पढ़ रहे होंगे, जिन सरकारों को जनता ने लोकतांत्रिक विरोधी माना, यानी कि लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। पेपर में अक्सर ये लाइन पूछ ली जाती है और कहा जाता है कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो जो इसकी व्याख्या है वो कांग्रेस के संदर्भ में ही है कि जो कांग्रेस ने 352 का दुरुपयोग किया था, जो इंदिरा गांधी ने 352 का दुरुपयोग किया था, उसके बाद जो है चुनाव जब हुए तो इंदिरा गांधी को नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए कहा गया है कि जनता जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में भारी दंड दिया। बच्चों आपातकाल में की गई जाति का कांग्रेस को भी दंड भी मिला और उसको नुकसान उठाना पड़ा। और 1970 के जब लोकसभा चुनाव हुए आपातकाल के बाद, तो कांग्रेस को काफी लॉस हुआ और हार का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं क्या क्या घटनाक्रम हुए इसके बाद। 18 माह के आपातकाल के बाद सरकार ने चुनाव करवाने का फैसला लिया। इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब चुनाव करवा लिए जाते हैं। उसको लग रहा था कि स्थितियां जो है अब उसके लिए सामान्य हो गई हैं। मार्च 1970 में चुनाव हुए। आपातकाल के दौरान जो है सभी विपक्षी दल जो थे, जो एकजुट हो रखे थे, उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पे एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ा जाएगा, तभी हम जो है इंदिरा गांधी को हरा सकते हैं। तो उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और वो भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। यानी कि आपातकाल के बाद जो मेन पार्टी रही वो रही जनता पार्टी। और जनता पार्टी ही ने ही बाद में शासन प्राप्त किया था। जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस के अलोकतांत्रिक चरित्र का उजागर किया। कहने का तात्पर्य क्या है, जब चुनाव सामने आए 1977 के, तो जनता पार्टी ने कहा कि जो कांग्रेस है या इंदिरा गांधी है, उसने जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और वो सरकार जो है वो अलोकतांत्रिक है। अगर हमने इस बार भी इनको जिता दिया तो वो इसी तरह से आगे होने की संभावना है। तो इस अलोकतांत्रिक सरकार को हमें हटाना चाहिए। और चूंकि सरकार की जो छवि है बहुत खराब हो गई थी इसकी वजह से, तो हुआ ये कि सारे जो विरोधी हैं वो एक तरफ हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक साथ लड़ेंगे तभी ही जीत सकते हैं। और जब इलेक्शन आया और उसके बाद जब नतीजे आए तो बहुत ही चौंकाने वाले थे। आजादी के बाद पहली बार हुआ कि कांग्रेस चुनाव हार गई। कहने का मतलब क्या है, जब से देश आजाद हुआ था तो पहली बार जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ गया। उसको लोकसभा चुनाव में 35% वोट मिले और 155 सीटें प्राप्त हुई। वही जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसको 295 सीट मिली। और जनता पार्टी का जो गठबंधन था उसको 330 सीटें मिली। इस तरह 155 सीटें लेकर इंदिरा गांधी जो है चुनाव हार गई। अगर बात करें इस चुनाव दौर में, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में उसको 0 सीट रही, यानी कि एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात रही है बच्चों कि इंदिरा गांधी जो है, जो रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, वो अपना चुनाव हार गई। और उनके बेटे संजय गांधी जो है वो अमेठी से भी चुनाव हार गए। आपको बताया संजय गांधी ने भी बहुत ज्यादतियां की थी उस दौरान, तो इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और दक्षिण में भी उसको अच्छी खासी सीट प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य क्या है, जहां उत्तरी भारत में जो है कांग्रेस लगातार हारी, कई जगह से सीटें जो है उसने गंवाई, वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और दक्षिण भारत ऐसी जगह थी वहां पे जहां पे कांग्रेस को तब भी इन 155 सीटों में से अच्छी खासी सीटें प्राप्त हुई। अब मुद्दा ये आ जाता है कि उत्तर भारत में ही कांग्रेस को हार का बहुत बड़ा कारण क्यों था। भारत में कांग्रेस के हार का बहुत बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे संजय गांधी के द्वारा जो जबरन नसबंदी और विस्थापन किया गया था, उससे जो है उसके प्रति लोगों के अंदर क्रोध भावना आ गई थी। और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो मध्यम वर्ग था वो जनता पार्टी के साथ चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ। इलेक्शन कराने के बाद जो है इंदिरा गांधी की हार हुई। इंदिरा की हार होने के बाद आपको पता है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी जनता पार्टी।
इस तरह से जनता सरकार का गठन किया गया। 1970 में जनता पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ, परंतु प्रधानमंत्री की दौड़ में एक व्यक्ति नहीं था, बहुत सारे लोग थे, जिनमें मोरारजी देसाई, आपको पता ही है, इंदिरा गांधी कट्टर प्रतिद्वंदी थे, चरण सिंह, जगजीवन राम, इस तरह से कई लोग जो है प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। फाइनली ये निकल के आया कि मोरारजी देसाई को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया तो जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या जो उनको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने आपस में खींचतान करना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंदिरा गांधी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार भी ऐसा नहीं कि शांतिपूर्वक चली, उसमें भी कई समस्याएं आती रहीं। सबसे मेन बात यह थी कि कहा गया कि जनता पार्टी के पास ना तो कोई दिशा थी, ना ही कोई कुशल नेतृत्व था, और ना ही इनका कोई साझा कार्यक्रम था, और ना ही कांग्रेस की नीति में कोई बदलाव। कहने का तात्पर्य ये कि जनता पार्टी सरकार में तो आ गई, परंतु सरकार में आने के बाद उनकी ना दिशा दिशा ठीक थी, नेतृत्व का लगातार अभाव था। लग रहा था कि बहुत सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और उनके पास कोई साझा कार्यक्रम भी नहीं था, और इनकी जो पॉलिसी थी वही कहीं ना कहीं कांग्रेस वाली ही थी। कहने का तात्पर्य ये लग रहा था, लोगों को लगने लगा कि जो कांग्रेस ने करा था वही काम जो है जनता पार्टी कर रही है, वही नीति बना रही है, तो इससे अच्छा कांग्रेस ही ठीक थी। और इसका जब जब इतनी सारी कमियां जनता पार्टी के अंदर निकल के आई, तो परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जनता पार्टी बिखरने लग गई आपसी खींचतान के कारण, और 18 महीने के अंदर ही उसने बहुमत खो दिया। देखा बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद जनता पार्टी आई, और जनता पार्टी की समस्या अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 18 महीने के अंदर जो है जनता पार्टी ने अपना विश्वास खो दिया, बहुमत खो दिया। कांग्रेस ने फिर समर्थन देकर जो है चौधरी चरण सिंह की सरकार बनवाई, और वो भी केवल 4 माह चली, उसके बाद जो है विड्रॉल कर लिया गया सपोर्ट। कांग्रेस उस समय का वेट कर रही थी जब उस स्थितियां उसके लिए सामान्य हो जाए और उसको लगे कि उसमें कहीं ना कहीं जीत हासिल हो जाए। अब जब जनता पार्टी नहीं चली और सरकार नहीं बनी, तो उसका परिणाम ये निकल के आया कि 1980 में देश में मध्यावधि चुनाव है, क्योंकि सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई और बीच में ही सरकार गिर गई। और इन चुनावों में अप्रत्याशित काम हुआ, कांग्रेस को भारी बहुमत से वापसी हुई। कहने का तात्पर्य यह कि जिस इंदिरा गांधी को लोकतंत्र विरोधी माना गया, उस इंदिरा गांधी की इस चुनाव में वापसी हुई, और इस तरह जनता पार्टी की हार ने एक और सबक दिया, यदि सरकार अस्थिर हो तो भीतरी कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को दंड देते हैं। बेटा कभी कभी पेपर में क्वेश्चन में ये लाइन आ जाती है, तो आपको इस लाइन के आधार पे आपको बताना है कि जो सरकार अस्थिर है, जिनके पास स्पष्ट विजन नहीं है, अंदर कलह है, तो जनता उन्हें दंड देती है। और जनता पार्टी के साथ भी यही हुआ कि उनकी आंतरिक कलह, उनका नेतृत्व का अभाव, कहीं ना कहीं उनकी कलह जो है उनको शासन से दूर ले गई। और इंदिरा गांधी जिसके खिलाफ इतनी इंटरकम्बेंसी चल रही थी, जितना नुकसान चल रहा था, तब भी इंदिरा गांधी को लोगों के अंदर विश्वास आया, और लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में लेके आए। जो चुनाव जो लड़ा गया वो इंदिरा बुलाओ के नारे पे लड़ा गया। उनको लगता था कि कांग्रेस ने कैंपेन लॉन्च किया कि इंदिरा बुलाने से ही फायदा रहेगा, इंदिरा गांधी ही देश का कुशल नेतृत्व कर सकती है, और इंदिरा गांधी ही देश को आगे ले जा सकती है। और इस तरह लोगों का विश्वास जो है इंदिरा गांधी में आया, और कांग्रेस को दोबारा बहुमत दे दिया गया। इंदिरा गांधी जो है बहुमत के साथ आ गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आपातकाल खत्म हुआ, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ, कांग्रेस की सरकार जाती गई और जनता पार्टी की सरकार आई। पर जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि उनके पास ना स्पष्ट विजन था और आंतरिक कलह ज्यादा थी। उसका परिणाम स्वरूप ये निकल के आया कि 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। अगर लोकतांत्रिक विरासत के रूप में देखें तो 1970 के चुनाव में पिछड़ों की बड़ी भूमिका रही थी, और जनता पार्टी ने जो है जनता पार्टी को बनाने में भी कहीं ना कहीं ओबीसी का बहुत बड़ा रोल था। तो जनता पार्टी ने ओबीसी की स्थिति को जांचने के लिए एक मंडल आयोग की स्थापना करी थी। मंडल आयोग पे हम अलग से एक डिटेल में जानेंगे कि मंडल आयोग क्यों था, क्या था, और मंडल आयोग की क्या सिफारिशें थी, और मंडल आयोग के दौरान मतलब क्या कार्यों के दौरान क्या क्या हुआ। तो इस दौरान जो है मंडल आयोग की स्थापना की गई। आपातकाल को संवैधानिक संकट के रूप में शर्मा देखिए, आपातकाल को संवैधानिक संकट के रूप में देखा गया। संविधान निर्माताओं को लगा था कि 352 का जो प्रयोग होगा वो देश हित और जनता के हित में होगा। यानी कि जो ये उपबंध डाले गए थे, वो कहीं ना कहीं इसलिए डाले गए थे कि कहीं अगर विदेशों से लड़ाई हो जाए या स्थिति हालात खराब हो जाए, तो 352 का प्रयोग करके सरकार अपने आप को मजबूत रखे। पर हुआ ये कि 352 का दुरुपयोग देखा गया, और ये भी देखा गया कि लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है 352 का प्रयोग करने से भी नहीं हिचके। तो इस तरह से जो है ये भी एक चिंता का विषय निकल के आए। साथ ही इस दौरान जो है लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका
और उनकी सीमाओं पर भी चिंतन किया गया, जिससे कि तनावों की उत्पत्ति हुई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जन आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन था, जो जेपी का आंदोलन था, वो इतना बड़ा विशाल रूप लिया उसने। तो ये भी देखा गया कि इस विशाल रूप के परिणाम स्वरूप, विरोध के परिणाम स्वरूप 352 भी आई, आपातकाल भी लगा। तो ये जो इस दौर का भी चिंतन हुआ कि वास्तव में उनके विरोध का कहाँ से कब तक हो, और उनके विरोध की भी एक सीमा हो या ना हो, इस पर चिंतन किया गया। और क्योंकि इन जन आंदोलन से भी कहीं ना कहीं तनावों की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है फिनिश होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें हमने पूरी तरह से चारों वीडियो में जान लिया है कि वास्तव में आपातकाल क्यों लगा, आपातकाल के लगने के दौरान क्या हुआ, आपातकाल के दौरान के क्या बात की क्या सबक रहे। और इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि आपातकाल के बाद की राजनीति क्या रही, किस प्रकार से जनता पार्टी आई, किस तरह से इंदिरा गांधी चुनाव हारी, और किस प्रकार से दोबारा इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी। तो इस तरह बच्चों, अगर आपको वो ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप इन चारों वीडियो को जरूर देखें, और इसमें से 100% क्वेश्चन पेपर में आता ही है। अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर की वीडियो के साथ मिलेंगे और आपके टॉपिक को और मजबूत करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपके बोर्ड और जो आने वाले प्री बोर्ड है उसके अंदर आपके 90+ नंबर आए। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको लोकतंत्र के बाद की राजनीति पर व्यापक समझ बनी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपके लिए और वीडियो लाते रहें और आपके ज्ञान, आपके नॉलेज में वृद्धि करते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।